Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 20th ऑफ अक्टूबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 20 अक्टूबर 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को। आर्टिकल जीएस पेपर 2 IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे कि ईरान और सऊदी अरेबिया आज के टाइम पर अपने रिलेशंस को और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन दोनों के बैकग्राउंड को भी कवर करेंगे कि किस प्रकार से दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट रहे। सारी चीजें आप लोग को यहां पर जानने को मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है। यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग हम लोग इतना ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं कि इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स या मेंस में उनको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद सेकंड आर्टिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। आपको मालूम होगा बहुत सारी न्यूज़ को कवर किया गया था। चाइना ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करी है, हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करी है। क्या होती है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि चाइना ने बाद में इसको डिनाई किया। इन्होंने यहाँ पर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने बोला नहीं, हमने अभी तक कोई हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग वगैरह नहीं किया है। हालांकि किया है या नहीं किया है वो बात अलग है, बट यहां पर हम लोग सीखेंगे वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। अगर मैं आपको बताऊं कि एयरप्लेन उड़ता कैसे एग्जैक्टली, उसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसी प्रकार से आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। जेट सिस्टम क्या होता है, टर्बो जेट क्या होता है आप सीखोगे, और बहुत सारे आपको एक तरीके से मिसाइल्स के कॉन्सेप्ट आप क्लियर होने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पहले हम इसको ही डिस्कस करेंगे, तो आगे वीडियो में बने रहना। उसके बाद अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे, अभी हाल ही में 7 नए डीपीएसयूज को बनाया जा रहा है तो डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा ये भी। देन उसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को इनवाइट किया है कि भारत इसका एक फुल मेंबर बन सकता है। ये आर्टिकल हम पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर काफी सारे बदलाव हैं। वो बदलाव क्या है आगे मैं आपको बताने वाला हूं। देन उसके बाद यहां पर एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये फंड क्या है, इससे क्या फायदा हुआ है, ये हमारी सरकार ने बताया है, इसको हम समझेंगे। एट द लास्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में। किस किस कंट्रीज के बीच में या हाल ही में एक्सरसाइज देखने को मिला है, इसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो, अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां तक पहुंच गए तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में। और आपके लिए टारगेट हमेशा की तरह मैंने सेट कर रखा है, वो है कि 1K प्लस आप लोगों को लाइक पसंद है। ये आप इतना कर सकते हो, इतना सपोर्ट आप लोग यहां पर अपना दिखा सकते हो, और आप डेली बेसिस पर इतना सपोर्ट करते भी हो। साथ ही साथ जैसा मैं हर बार बोलता हूं, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि यहां पर हम लोग सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैंने आप लोग के लिए क्विज लगा रखा है, उस क्विज को अटेंड करना है। ये आपको क्विज देखने को मिलेगा। अगर डिस्कशन आप अच्छे से सुनोगे तो इस पूरे क्विज को आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। देन उसके बाद आपके लिए मेंस का क्वेश्चन भी तैयार कर रखा है, तो इसको भी आप लोग को सॉल्व करना है। पहले मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगा, देन आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि खास बात यह है जैसे मैंने आपको बताया कंप्लीट पैकेज है, तो कंप्लीट पैकेज के अंदर सब चीज़ें मिलनी चाहिए और रिवीजन भी होना चाहिए। तो मतलब रिवीजन किस चीज़ का करेंगे, जो हमने कल डिस्कशन किया था फटाफट उसका रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि कल वाला जो क्विज है ठीक है उसका सोल्यूशन क्या है यहाँ पर हम लोग जानते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अभी एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 को लाया गया। अब इसने कौन से वाले एक्ट के अंदर बदलाव करे हैं, तो पुराना वाला एक्ट हमारे पास है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, तो इसके अंदर बदलाव किया गया था, ये हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब बनाई गई थी, 1965 में बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर हाल ही में एक चेंज हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया है। ये जिस एरिया में पहले यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते थे उस एरियाज को इंक्रीज किया गया है, और वो इंक्रीज कितना किया गया, 50 किलोमीटर का किया गया है। आपको मालूम होगा, मैंने कल समझाया था। देन उसके बाद जो एंडोसल्फान है,
एंडोसल्फान यहाँ पर आप एक तरीके से पेस्टिसाइड देख पाओगे। ये पूरे भारत में इसको बैन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2011 में। और क्यों बैन किया गया? क्योंकि ये काफ़ी हद तक खतरनाक है। इसका यूज़ क्या होता है, जो फसलें होती हैं क्रॉप्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है कीड़े वगैरह को मारने का, लेकिन ये अपने आप में खतरनाक है। इससे इंसान का जो एक तरीके से ह्यूमन सिस्टम है वो तो बेकार होगा, साथ ही साथ एनवायरमेंट भी बेकार होता है। तो कहीं ना कहीं एंडोसल्फान खतरनाक है हमारे एनवायरमेंट के लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। कहाँ पर हुआ था? मैंने आपसे पूछा था तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था एडोलेसेंट की एज क्या होती है, तो 10 से लेकर 19 ईयर्स के तक के यहाँ पर जो भी व्यक्ति होंगे वो एडोलेसेंट कैटेगरी के अंदर आएंगे। उसके बाद हाल ही में एक टूल चर्चा में है जिसका नाम है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग, क्रिस्प एम टूल करके यहाँ पर दिया गया है। ये टूल किस चीज़ को यहाँ पर एक तरीके से हेल्प करेगा? तो वो हेल्प करेगा एक स्कीम की, वो है महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, इसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर आपको कोई वापस से रिविजन करना है तो वीडियो आप देख सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका जो कल वाला क्विज है उसका सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद हाल ही में मैंने एक और, मतलब हाल ही क्या, कल ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। वो ये था कि एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्रोग्राम है दुनिया का, और वो प्रोग्राम यहाँ पर क्या करता है? वो प्रोग्राम यहाँ पर जो भी गरीब व्यक्ति है उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाने का काम करता है। वो प्रोग्राम कौन सा है, वो स्कीम कौन सी है? तो वो अगेन एमजी नरेगा वाली स्कीम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दुनिया भर में एक लौती इस प्रकार की स्कीम है ये। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन। आज का सबसे पहला आर्टिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और याद रखना डिफेंस एंड सिक्योरिटी आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे हम बात करेंगे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में। क्यों है चर्चा में? तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। चाइना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट किया, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है, आप इतना कह सकते हो। तो यहाँ पर जो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है इसको टेस्ट तो किया है, लेकिन क्या हुआ, चाइना ने अपना टारगेट मिस कर दिया। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं, लेकिन कल ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू के अंदर, और उस आर्टिकल ने बताया कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट ही नहीं किया है। तो क्या है या नहीं क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सीखना है ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये मिसाइल्स कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। बहुत सारी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, यूएस, ये सब आज के टाइम पर डेवलप कर रही हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स को। हालांकि यहाँ पर अभी अच्छे से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसका कोई भी एक तरीके से फुल्ली टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन अभी डेवलपमेंट चल रहा है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हाइपरसोनिक क्या होता है बेसिकली। देखो, हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज़ की जो स्पीड है, मतलब साउंड की जो स्पीड है, ध्वनि की जो गति है, उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड से ये हाइपरसोनिक स्पीड होती है। मतलब कि एक ऐसी मिसाइल जो कि आवाज़ की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इसी प्रकार से एक हाइपरसोनिक होता है, सबसोनिक होता है, सुपरसोनिक होता है, लेकिन हाइपरसोनिक सबसे टॉप का होता है। यहाँ पर इसकी स्पीड 5 माक से भी ज़्यादा है। 5 माक आप कह सकते हो, मतलब कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा यहाँ पर इसकी स्पीड देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें क्लियर करनी होंगी। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा टर्बोजेट। ये कॉन्सेप्ट्स आपको आज बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाने वाले हैं। पेन और पेपर लेकर बैठना, चाहो तो उसमें नोट डाउन करते रहना। टर्बोजेट्स क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, राम जेट क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, और स्क्रैम जेट क्या होते हैं डिस्कस करेंगे। इन तीनों जेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हम समझेंगे। और ये वाला जो जेट है ये तो एयरप्लेन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एयरप्लेन में, ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। एयरप्लेन में जो जेट इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्बोजेट। ओके, बाकी जो मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है उसको हम लोग राम जेट बोलते हैं। राम जेट से भी ऊपर, राम जेट से भी अच्छा वाला जेट कौन सा है, वो है स्क्रैम जेट। तो ये क्या है एग्जैक्टली, कैसे काम करते हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो काम करती है वो एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम के थ्रू करती है। मतलब हवा का बहुत बड़ा महत्व है, यानी एयर जो है, हवा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी हवा की वजह से एयरप्लेन भी उड़ता है, और इसी हवा की वजह से क्या होती है, मिसाइल भी हमारी चलती है। लेकिन हवा को कैसे ट्रीट किया जाता है इस जेट सिस्टम के अंदर, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। वो क्या होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पर आपको राम जेट के बारे में सारी चीज़ें मेंशन्ड है, प्लस उसके बाद स्क्रैम जेट के बारे में सारी चीज़ें मेंशन्ड है। पहले मैं आप लोग को अच्छे से पिक्चर्स के थ्रू समझाता हूँ, देन उसके बाद आपको यहाँ पर मैं थ्योरी भी समझाऊंगा। तो जैसे आप लोग प्लेन देख पा रहे हो, प्लेन ये उड़ कैसे रहा है, इसके पीछे आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि एयरप्लेन क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल, एयरप्लेन के अंदर जो ये पूरा का पूरा इसका ढांचा है वो कोई मायना नहीं रखता। एयरप्लेन के अंदर 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी जहां पर दम है, जिसकी वजह से एयरप्लेन उड़ रहा है, वो ये है। ठीक है, ये
और ये आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा जेट सिस्टम है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्बो जेट, क्योंकि टर्बो जेट क्यों बोलते हैं, इसके अंदर टरबाइन भी है और जेट भी है, इस वजह से इसको हम लोग टर्बो जेट बोलते हैं। अब यहां पर क्या है कि देखो, इस पूरे के पूरे एयरप्लेन के अंदर जो काम की चीज है, जो ये एयरप्लेन उड़ रहा है, वो किसकी वजह से उड़ रहा है, इन दोनों टर्बो जेट की वजह से उड़ रहा है। इसमें क्या होता है, यहां पर आप देख पाओगे एक पंखा है बाहर, ये आपको फैन देखने को मिलेगा, मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पे पंखा है, उसके पीछे पूरी मशीन है। ये पंखा हवा को खींचता है बहुत तेजी से, बहुत तेज गति से, बहुत स्पीड से। मतलब इस पंखे आगे कोई भी इंसान आ जाए तो वो घुस जाएगा इसके अंदर, इसके आगे के कोई भी इंसान आ जाए तो घुस जाएगा इसके अंदर, या कुछ भी बड़ा से बड़ा सामान आ जाए वो सब इसके अंदर घुस जाएगा। इतनी तेजी से यह हवा को अपने अंदर खींचता है। अब आप कहोगे हवा को खींचने के बाद क्या करता है, हवा को खींचने के बाद ये पीछे फेंकता है, हवा को खींचने के बाद अंदर ये पीछे फेंकेगा, उसी की वजह से ये एयरप्लेन उड़ता है। अब आप कहोगे ये क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, आगे मैं आपको समझाऊंगा ये बीच में अंदर इसमें हवा का क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको समझना यह है, आप बलून का कॉन्सेप्ट ले सकते हो। ये एक गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा है। अब मान लो नीचे से आपने यहाँ पर इसके अंदर हवा भरी है, अब इसे पकड़ लिया और छोड़ दो, छोड़ोगे तो हवा पीछे से निकलेगी, हवा मतलब ये पीछे फेंकेगा और ये आगे भागेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। जो एयरप्लेन होता है, यहाँ पे हवा यहाँ से घुसती है, हवा यहाँ पे सबको पूरी बहुत तेजी से यह हवा खींचता है जेट अपने अंदर, और पीछे से यह हवा बहुत तेजी से फेंकता है, प्रेशर से फेंकता है। प्रेशर से फेंकेगा तो ये प्लेन आगे को भागेगा, है ना। तो ये सिस्टम होता है, ये जेट की वजह से एयरप्लेन चलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बो जेट। वो जेट कुछ इस प्रकार का नजर आता है। मैं भी आपको थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रक्चर समझाता हूं इस टर्बो जेट का। ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। अब यहां पर क्या होता है, एक पंखा होता है। मैं आपको ये वाला क्लियर दिखाता हूं। ये आपको फैन देखने को मिलेगा, ये जेट है हमारा, इसमें एक पंखा है, यहां से हवा एंटर करती है, यहां से सारी हवा अंदर जाती है, यह हवा यहां से खींचता है, फिर उसके बाद हवा अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से टरबाइन, देखो पीछे की साइड जो है ना, यहाँ पर एक टरबाइन लगा हुआ है। मैंने आपको बताया ना, ये हाई प्रेशर टरबाइन है, ये लो प्रेशर टरबाइन है। आपने टरबाइन के बारे में सुना होगा, हर जगह जब भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं हमें टरबाइन को घुमाना होता है, टरबाइन घूम जाए काम हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, अब आप कहोगे जो ये पूरी की पूरी हवा इसके अंदर एंटर आ रही है, इसके अंदर खींच रही है हवा, हवा खींचने के बाद ये पीछे से उसी तेजी से हवा को फेंकेगा, लेकिन पीछे से तो गर्म हवा निकलती हुई नजर आएगी, है ना। कैसे, वो कैसे होगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो फ्यूल वगैरह को जलाया जा रहा है। अब आप कहोगे बीच में फ्यूल कैसे जलाया जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि एयरप्लेन के अंदर केरोसिन डलता है, आपको मालूम होगा। अब वो केरोसिन कहाँ पे जलाया जाता है, वो यहाँ पे जलाया जाता है। अब आपको दो तीन चीज़ें समझनी है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा टरबाइन है, हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है इस टरबाइन को चलाना, क्योंकि ये पंखा तब तक नहीं चलेगा जब तक ये टरबाइन नहीं चलेगा। आपको ध्यान रखना है, एयरप्लेन के अंदर ये पंखा जब चलेगा, जब ये घूमेगा, तभी ये हवा को अंदर खींचेगा। अगर यहाँ पर आप देख पाओगे, एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंखा चल रहा है या रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है। इसी वजह से ये जो यहाँ पर ऐसा वाला मार्क है वो दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पंखा चल रहा होता तो ये मार्क हम लोग को नहीं दिखाई पड़ता और इसके सामने से हट जाना होता है, अदरवाइज यहाँ पर ये पंखा सभी चीज़ें खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, इस पंखे को चलाने के लिए हमें टरबाइन सिस्टम की जरूरत होती है। ये टरबाइन सिस्टम क्या करेगा कि टरबाइन घूमेगा, टरबाइन सिस्टम क्या करेगा, ये जो रॉड है इस रॉड को चलाएगा, इस रॉड को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। ये शाफ्ट चलेगी, शाफ्ट चलेगी तो ये पंखा चलेगा, तो ये यहाँ पे बोला गया है। अब आप कहोगे इस टरबाइन को कैसे चलाया जाएगा, तो टरबाइन को चलाने का पीछे का बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, हवा गई अंदर, हवा जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पे तक हवा पहुँचेगी। हवा पहुँचने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक नोजल लगा हुआ है, ठीक है, एक नोजल है। नोजल क्या करता है, यहाँ पर एक तरीके से जो केरोसिन है, केरोसिन का छिड़काव करता रहता है, केरोसिन छिड़कता रहता है। और बीच में यहीं पर आप कह सकते हो, यहीं पर जो स्पार्क, एक तरीके से स्पार्क लगी हुई होती है, जो चिंगारी फेंकती है, ठीक है, चिंगारी फेंकती है, आपको ध्यान रखना है। और चिंगारी फेंकेगी, यहाँ पे फ्यूल है, प्लस उसके बाद देखो बिना हवा के क्या, बिना ऑक्सीजन के आग लग जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपको आग लगाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ऑक्सीजन मतलब फूंक आप थोड़ी और तेजी से मारोगे, ऑक्सीजन आप थोड़ा ज़्यादा तेजी से दोगे तो वो और ज़्यादा तेजी से जलेगा, है ना। ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो वो और तेजी से यहाँ पर आग जलेगी और प्रेशर से आग जलेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हवा का प्रेशर बहुत तेज है। हवा का प्रेशर बहुत तेज होने के कारण से क्या होता है, 90% जो हवा होती है वो पीछे से निकल जाती है। ध्यान से सुनना, 90% हवा यहाँ पे पीछे से निकल जाती है। ये सारी हवा जो निकल गई 90% निकल गई,
लेकिन 10% हवा इसके जो ये कंप्रेसर है इसके अंदर रहती है। 10% हवा कहाँ रहती है? इस कंप्रेसर के अंदर रहती है। और ये कंप्रेसर क्या करता है? इस हवा को यहाँ तक पहुँचाता है और इस टरबाइन के पास पहुँचाता है। और टरबाइन के पास में यहाँ पर स्पार्क के चिंगारी आ रही है। चिंगारी के बाद यहाँ पे नोजल लगा है। नोजल क्या कर रहा है? यहाँ पर केरोसिन का छिड़काव कर रहा है। छिड़काव होगा और यहाँ पर ये स्पार्क लग रहा है, प्लस यहाँ पे हवा भी है। हवा भी तेजी से आ रही है। हवा भी तेजी से आएगी तो यहाँ पर ये लगती है आग। ठीक है, यहाँ पर ये एक तरीके से आप कह सकते हो एनर्जी जनरेट हो रही है और उस एनर्जी जनरेट होने की वजह से ये टरबाइन घूमता है। टरबाइन की मदद से ये जो रॉड है ये रॉड घूमती है और फिर रॉड की वजह से ये पंखा घूमता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा पूरा का पूरा सिस्टम। और ये पंखा घूमने के बाद यहाँ पे क्या होता है? ये हवा को अपने अंदर खींचता है। हवा अपने अंदर खींचेगा और तेजी से पीछे से फेंकेगा तो इससे यहाँ पर प्लेन उड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से प्लेन उड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्बो जेट। ठीक है, टर्बो जेट यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आप कहोगे यहाँ पर आपने टर्बो जेट तो समझ लिया, बिल्कुल जो एयरप्लेन में इस्तेमाल होता है वो टर्बो जेट होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है राम जेट और स्क्रैम जेट ये दोनों मिसाइल के अंदर इस्तेमाल होता है। अभी हमने देखा स्क्रैम जेट बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल वाला है। इसमें क्या होगा? आप हवा की मात्रा को तेज कर दोगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो टर्बो जेट है इसकी लेंथ यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर जो एक तरीके से पूरा का पूरी रॉड है इसकी चौड़ाई कितनी मोटी देखने को मिलेगी, है ना। इससे क्या होगा? हवा यहाँ से कम जा रही है, बहुत कम कम हवा आ रही है, यहाँ पे आग लग रही है, टरबाइन घूम रहा है और पंखा घूम रहा है ना। बहुत कम मात्रा में हवा जा रही है। लेकिन क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हो हवा बहुत कम मात्रा में जा रही है, लेकिन मैंने जैसा बताया हवा बहुत ज़्यादा तेज होगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज होगा, आग भी तेजी से लगेगी और एनर्जी भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्या कर दिया गया, ये जो स्पेस है यहाँ पर स्पेस आपको कम दिख रहा होगा। ठीक है, मैं कम लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस आपको कम दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये इस राम जेट होता है, राम जेट के अंदर हम लोग इस नोक को पतला कर देते हैं। हमने इसको पतला कर दिया यानी कि यहां पर स्पेस बढ़ गया। अब ये ज्यादा हवा जाएगी, ज्यादा तेजी से हवा जाएगी, ज्यादा तेज हवा जाएगी, ज्यादा तेजी से आग लगेगी और यहां पर एनर्जी जनरेट होगी, टरबाइन घूमेगा और उतनी ही तेजी से ये रॉकेट चलेगा। ध्यान से सुनना, टर्बो जेट का एयरप्लेन में इस्तेमाल होता है, एयरप्लेन में राम जेट या स्क्रैम जेट का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद यहां पर स्क्रैम जेट के अंदर आप देख पाओगे इसको और पतला कर दिया गया, इसको थोड़ा सा और पतला कर दिया गया, मतलब हवा और तेजी से ये खींचेगा अंदर, और तेजी से हवा जाएगी और तेजी से आग लगेगी और तेजी से एनर्जी जनरेट होगी, प्लस ये और बहुत तेजी से स्पीड से ये एक तरीके से जो भी हमारा मिसाइल सिस्टम होगा वो भागेगा। ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। ये जो हवा पीछे से निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट। ओके, ये आप लोग ध्यान रखना। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर हो चुका होगा। हवा का क्या महत्व होता है इस मिसाइल के अंदर या फिर एयरप्लेन के अंदर, आप लोग सीख गए होंगे कि एयरप्लेन किस प्रकार से उड़ता है। ओके, आई होप आपको ये एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। रामजेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इसमें कंप्रेशर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, वो आपको लिखित में भी मिल जाने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो बलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो वापस से हमारे एनवायरमेंट में एंटर करती है और अपने टारगेट को हिट करती है। मतलब बलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ है वो इस प्रकार से जाती है, आपने यहाँ से छोड़ा तो वो इस प्रकार से जाती है। लेकिन बलिस्टिक मिसाइल तो चलो एक प्रकार की मिसाइल आप समझ गए। जो क्रूज मिसाइल होती है वो कौन सी होती है, देखो क्रूज मिसाइल ऐसे जाती है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों के बीच में। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। बलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है वो ऐसे होता है, लेकिन क्रूज मिसाइल को हम छोड़ते हैं तो वो ऐसे जाकर इस प्रकार से जाती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों मिसाइल्स के बीच में। मैंने आपको बताया ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ता है, प्लस उसके बाद वापस से एंटर कर जाता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर को छोड़ा वापस से आ गई। उसके बाद यहां पर ये बोला है ये एटमॉस्फेयर में रहती है, ऐसे गई और ऐसे ही यहां पर एटमॉस्फेयर में चलती रहती है मिसाइल। इसकी बलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर के आसपास होती है। क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास होती है। बैलिस्टिक मिसाइल के बहुत बड़े एग्जाम्पल है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष मिसाइल। और क्रूज मिसाइल के एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल, ये आप लोग देख पाओगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ये मैंने माक की स्पीड बता दी है, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और हाई हाइपरसोनिक। सबसे ज़्यादा तेजी स्पीड वाली हाई हाइपरसोनिक वाला यहाँ पर स्पीड देखने को मिलती है। ये स्पीड हम कैसे निकालते हैं, माक नंबर कैसे पता चलता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेन है, उसकी स्पीड यहाँ पे लिखो, उसकी स्पीड के बाद नीचे साउंड की स्पीड लिख दो और उसके बाद यहाँ पर आप उसका सोल्यूशन करके निकाल सकते हो। ओके,
आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। इसी बात पर यार वीडियो को लाइक कर देना। और काफ़ी मतलब समय लगा है समझने में, समझने के बाद आपको समझा दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग वीडियो को लाइक करके अपना एक तरीके से सपोर्ट भी दिखा सकते हो। बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है नॉर्मलाइजिंग ईरान सऊदी रिलेशंस के बारे में। देखो आज के टाइम पर ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों फोकस कर रहे हैं कि इनके रिलेशंस वापस से अच्छे हो जाएं। इंडियन एक्सप्रेस ने यह आर्टिकल पब्लिश किया है, वाई सऊदी ईरान रिलेशंस आर थॉइंग। थॉइंग मतलब अपने फ्रेंडली रिलेशंस की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो लगभग साल 2016 से अभी तक ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई बातचीत इतनी हुई नहीं है, क्योंकि इनके रिलेशंस काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं और बहुत लंबे समय से इनके रिलेशंस खराब देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, इधर ऊपर आपको ईरान देखने को मिलेगा। यहां पर आपको समझना होगा, सबसे पहली बात देखो यहां पर इसके आसपास जो रीजन है जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, इन सभी एरिया में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ाइयां चल रही हैं। यमन के अंदर वॉर देखने को मिल रही है, यहां पर वॉर चल रही है, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर वॉर है। तो सब जगह पर आप देख पाओगे एक तरफ सऊदी अरेबिया खड़ा है और दूसरी तरफ ईरान खड़ा है। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट ये देखने को मिलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। वो क्या होती है आगे मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरिया की। देखो सीरिया के अंदर जो सरकार है, सरकार प्रो ईरान है, मतलब सरकार यहां पे सीरिया के अंदर लड़ाई चली है किस किस के बीच में। एक तो यहां पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अलावा यहां पे बहुत सारे लोग हैं अपोजिशन में। तो जो अपोजिशन में लोग हैं वो एक तरीके से सऊदी अरेबिया उन अपोजिशन वाले लोगों को सपोर्ट करता है, लेकिन जो भी यहां पे सरकार है सीरिया की, सरकार को ईरान सपोर्ट करता है। और अपोजिशन और सरकार दोनों के बीच में यहां पे लड़ाइयां रहती हैं सीरिया के अंदर, ये यहां पर देखने को मिलता है। मतलब कि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों के बीच में रिलेशंस आपको कहीं ना कहीं खराब देखने को मिलेंगे सीरिया को लेकर। फिर उसके बाद दूसरा आता है लेबनान। लेबनान की अगर हम बात करें तो लेबनान में हिजबुल्लाह जो टेररिस्ट ग्रुप है वो एक तरीके से ईरान जो है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है और हिजबुल्लाह ईरान को सपोर्ट करता है। लेकिन लेबनान के अंदर ही आप देख पाओगे बहुत सारे प्रो सऊदी लोग भी हैं, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो कि सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं और सऊदी अरेबिया उनको सपोर्ट करता है। मतलब हर कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हर कंट्री के अंदर जैसे मैंने आपको नाम बताया, लेबनान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो येमन हो, इन तीनों ही कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं दो ग्रुप्स खड़े पड़े हैं आमने सामने और दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं और एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया, दूसरे को बैक कर रहा है ईरान। तो इसकी वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस भी अपने आप में काफी हद तक खराब हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड कवर करते हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको देखना है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं और ईरान के अंदर शिया मुस्लिम्स। ध्यान से सुनना, ईरान के अंदर शिया मुस्लिम्स और सऊदी अरेबिया के अंदर सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं और इनकी वजह से बहुत बड़ा डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है। वो डिस्प्यूट क्या है आगे हम यहां पर समझेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर मोनार्क है। मोनार्क मतलब एक किंग देखने को मिलेगा, आज भी यहां पर किंग है ना। लेकिन उसके बाद ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर थियोक्रेसी चलती है। ये मोनार्क थियोक्रेसी क्या होती है, सुन्नी शिया क्या होता है, सब कुछ क्लियर होगा, डोंट वरी। मोनार्क मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट होगी वहां पर, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से किंग होगा कोई और वो किंग जो है पूरी तरह से शासन करेगा। थियोक्रेसी के अंदर एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहां पर एक व्यक्ति होता है जिसको यहां पर चूज किया जाता है, जैसा हमारा गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग शिया और सुन्नी की। जैसे मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया के अंदर सुन्नी मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे और ईरान के अंदर शिया मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखो दोनों कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है। दोनों कहीं ना कहीं जो इस्लाम्स के फंडामेंटल्स हैं उनको एक तरीके से फॉलो करते हैं, उनको एग्री करते हैं। आपस में जो भी चीज़ें हैं वो होली बुक से शेयर करी जाती हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जब प्रॉफिट जी की डेथ होती है, प्रॉफिट डाइड, व्हेन प्रॉफिट डाइड इन द अर्ली 7th सेंचुरी, तो यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आया कि प्रॉफिट के आगे कौन चलाने वाला है चीज़ें, प्रॉफिट को कौन सक्सीड करेगा। तो जो लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स थे, ज़्यादा मात्रा में मुस्लिम्स थे, उन्होंने अबू बकर को चूज़ किया और उसके बाद बोला कि अबू बकर एक साथी थे प्रॉफिट के, तो यहां पर इनको चूज किया गया और आगे यहां पर ये लोग सुन्नी मुस्लिम्स कहलाने लगे। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो जो ज्यादा मात्रा में आप देख पाओगे सुन्नी मुस्लिम्स हैं। आज के टाइम पर ज्यादा मात्रा में सुन्नी मुस्लिम्स ही देखने को मिलेंगे दुनिया भर में। शिया मुस्लिम्स बहुत आपको कम देखने को मिलेंगे। 85 to 90% तक यहां पर जो मुस्लिम्स है वो सुन्नी मुस्लिम्स है, बाकी आपको शिया वाले देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन शिया वाले किस में बिलीव कर रहे हैं, तो शिया वाले अली के अंदर बिलीव कर रहे हैं यहां पर, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये इस चीज के अंदर बताया। नाउ अब यहां पर देखो इसी चीज को लेकर बहुत सारे आपको यहां पर डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी वॉर्स देखने को मिलेंगी दोनों ही कंट्रीज के बीच में। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में छोटी छोटी वॉर देखने को मिल रही है। देखो आपस में हाथापाई नहीं हो रही है, ये लोग डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग अपनी एक दूसरे की मतलब कोई दूसरी कंट्री है, दूसरी कंट्री के अंदर एक दूसरे के ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं।
अपोजिशन में ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, आपस में नहीं लड़ रहे हैं, आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं। मतलब क्या है इसका, मैं आपको समझाता हूं। देखो मतलब आपको यह समझ में आएगा। सबसे पहले आपको देखना होगा सीरिया के अंदर वॉर चल रहा है, ठीक है। सीरिया के अंदर जो वॉर चल रहा है, यहां पर सऊदी अरेबिया सीरियन रेबल्स को बैक कर रहा है। सीरियन के अंदर रेबल्स हैं, सीरिया के अंदर रेबल्स लड़ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ सीरिया की सरकार है। तो सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, सीरिया के सीरियन रेबल्स को बैक कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और रशिया किसकी हेल्प कर रहे हैं, असद की, ठीक है। असद यहां पर ये है सीरिया के लीडर। तो सीरिया के जो अंदर सरकार है वो ईरान यहां पर सरकार को सपोर्ट कर रहा है, और सऊदी अरेबिया उनको रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है। और सीरिया के अंदर इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही है, रेबल्स के बीच में और सरकार के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है। तो आप कह सकते हो ये अलग अलग ओपोजिशन ग्रुप को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से बिल्कुल सेम चीज यमन के अंदर देखने को मिलेगा। यमन के अंदर भी आप देख पाओगे, यमन एक मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट आपको देखने को मिलेगा। यमन के अंदर आपको बहुत सारे शिया मिलिशिया देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या होता है, जो बहुत सारे हूदी हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट कर रहा है ईरान, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप जो यमन के लीडरशिप देखने को मिलेगी, यमन के अंदर जो लीडर हैं उसको सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। अगेन वही वाली सिचुएशन हो गई कि हाउदीज को सपोर्ट कर रहा है ईरान, और बाकी जो गवर्नमेंट है वहां की उसको सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। फिर यहां पर भी लड़ाई ऐसी चलती रहती है। उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर क्या रीजंस हैं, क्यों यहां पर ये लोग डिसाइड कर रहे हैं हम अपने रिलेशंस को अच्छा करेंगे। तो सऊदी अरेबिया ने अपने 2030 की स्ट्रैटेजी देखी है। सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है हम 2030 तक काफ़ी कुछ रिफॉर्म करने वाले हैं, काफ़ी कुछ बदलाव करने वाले हैं, कंट्री की इकॉनमी को डेवलप करने वाले हैं, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे, और उसमें ईरान की इनको हेल्प चाहिए, ईरान की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ईरान के साथ इस प्रकार से रिलेशंस को अच्छा किया जा रहा है। उसके बाद यहां पर आज के टाइम पर आप देख पाओगे एक और चीज़ ये बताई गई कि सऊदी अरेबिया आज के टाइम पर एक तरीके से सीरिया के अंदर जो एक तरीके से बशर असद की सरकार है, जैसे मतलब मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो सरकार है उसको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर एक तरीके से सीरिया के अंदर जो सरकार है उसको सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो एक तरीके से मैंने आपको बताया कि सीरिया में जो एक तरीके से वहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ पे कुछ रेबल्स है, इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, और सरकार को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है कौन, सरकार को यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं कंट्रीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था कि जैसे ये एक आप चीज़, एक सेकंड यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। सऊदी अरेबिया यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है किसको, रेबल्स को, ठीक है। अब यहां पर आप देख पाओगे ये लोग वापस से दोनों कंट्रीज मिलकर, मतलब कि सीरिया के अंदर आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों मिलकर वहां की सरकार को सपोर्ट करने में कहीं ना कहीं लगे हैं। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस थोड़े बहुत नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, ये आप लोग देख पाओगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला गया कि इससे इंपैक्ट क्या हो, देखो इससे अगेन इससे फायदा क्या निकलेगा अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे होते हैं। तो इन दोनों कंट्रीज के अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो इजराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे सुधार देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इजराइल और फलस्तीन के अंदर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, कोई कंट्री सपोर्ट कर रही है इजराइल को और कोई कंट्री सपोर्ट कर रहा है फलस्तीन को, इस वजह से आपस में लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी काफ़ी तक एक तरीके से सुलझाव या सोल्यूशन देखने को मिलेगा जब यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस अच्छे होंगे। प्लस यहाँ पर एक और पॉसिबल इंपैक्ट यह है कि ऑयल मार्केट आराम से स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज के टाइम पर सऊदी अरेबिया हो चाहे वो ईरान हो, दोनों कहीं ना कहीं ऑयल प्रोड्यूसर हैं, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करते हैं, और इससे क्या होगा, ये लोग कहीं ना कहीं मार्केट का जो ऑयल मार्केट की स्टेबलाइजेशन है उसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। क्वेश्चन यह है भारत का क्या रोल है इसके अंदर। देखो भारत के जो रिलेशन है वो दोनों ही कंट्रीज़ के साथ काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेंगे, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ हो चाहे वो ईरान के साथ हो, दोनों के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। लेकिन नेगेटिव साइड आप देख पाओगे तो क्या है, आज के टाइम पर हाई ऑयल प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। अब ऑयल प्राइसेस जब बढ़ेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान मिलकर एक तरीके से जो मार्केट का ऑयल प्राइस है वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये प्राइस को बढ़ा देते हैं तो इससे इंडिया को खतरा देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर जो एक तरीके से ऑयल के प्राइसेस हैं वो अगेन बढ़ जाएंगे। उसका पॉजिटिव साइड ये भी है कि देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह काफ़ी सारा हो सकता है, प्लस इन कंट्रीज़ के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं। इंडिया यहाँ पर आगे और भी इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बढ़ा सकता है। आज के टाइम पर इंडिया के वैसे भी रिलेशन जो अरब कंट्रीज़ के साथ हैं वो काफ़ी हद तक ग्रो हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है 7 नए डीपीएसयूज के बारे में। तो ये क्या है, यह है एक तरीके से डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि द हिंदू का आर्टिकल है। आपको मालूम होगा हाल ही में चर्चा हुई थी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, जिसको हम लोग OFB बोलते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने यहाँ पर इसको लगभग यहाँ पर 41 फैक्ट्रीज हुआ करती थी। इन 41 फैक्ट्रीज को यहाँ पे बोला गया इन फैक्ट्रीज को हटाया जाएगा और इन फैक्ट्रीज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 7 नई कंपनीज के
के अंदर 7 नई कंपनीज वो होंगी, वो कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करेंगी, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाया करेंगी। ठीक है, ये जो नई कंपनी होंगी इनका हेडक्वार्टर अलग अलग 5 शहरों के अंदर देखने को मिलेगा। पहले मैंने आपको बताया ये 41 फैक्ट्रीज हुआ करती थी जो कि काम करती थी, कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाया करती थी, जो भी हमारी आर्टिलरीज, पैराशूट्स, ये सारी चीज़ें हो गई, वो सब यहाँ पर प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज के द्वारा किया जाता था। इनको हम लोग बोलते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। नाउ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है। यहाँ पर सरकार की ओनरशिप तो रहेगी लेकिन काम थोड़ा बहुत प्राइवेट की तरीके से चलेगा, और इन फैक्ट्रीज को खत्म करके बोला गया हम लोग 7 कंपनीज खड़ी करेंगे और काम बिल्कुल सेम रहने वाला है। वो 7 कंपनीज क्या करेंगी, प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान रखेंगी, खासकर जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसके प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान रखेंगी। और इसका हेडक्वार्टर, मतलब जो यहाँ पर फैक्ट्रीज थी बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर फैक्ट्रीज के अंदर बनाई जाती हैं, मैंने आपको बताया ना, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, लड़ाई के लिए जो भी यहाँ पर हथियारों की जरूरत है वो यहाँ पर बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ अब उन फैक्ट्रीज को बंद करके 7 नई कंपनीज बनेंगी। 7 नई कंपनीज कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर आप लोग नाम देख पाओगे, मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन लिमिटेड। तो ये 7 कंपनी अलग अलग नई नई चीज़ें बनाया करेंगी। कोई यहाँ पर एक तरीके से बॉम्ब बना रहा है, कोई व्हीकल्स बना रहा है, कोई यहाँ पर पैराशूट्स बना रहा है, कोई ग्लाइडर बना रहा है। तो अलग अलग कंपनीज यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनाएंगी जो कि डिफेंस में हमारे काम आती है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये होगा कि हमने अपना आत्मनिर्भर भारत वाला जो इनिशिएटिव है वो उठा रखा है, और इससे हम लोग कहीं ना कहीं अपने कंट्री में जो डिफेंस प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ कर पाएंगे, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे, और कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर के अंदर हम लोग सेल्फ रिलायंसी को अचीव कर पाएंगे। हमारे कंट्री के अंदर डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होगा, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, ठीक है, फ्रांस के ऊपर, यूएसए के ऊपर। हम लोग इनसे ही क्या करते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं ना। वो हम अपनी कंट्री के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो इससे हम लोग यहाँ पर इन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रह नहीं जाएंगे, साथ ही साथ हम लोग काम करेंगे अपने कंट्री के प्रोडक्शन के ऊपर। इससे क्या होगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो उसकी लिमिट अभी इंक्रीज की गई है, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, 49 से 74% कर दी गई, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है। प्लस नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा एक तमिलनाडु के अंदर, एक उत्तर प्रदेश के अंदर आपको 2 नए ये एक तरीके से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि ये अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करता है। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर आपको ये वाला डिफेंस कॉरिडोर देखने को मिलेगा, ये भी अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करता है। ये सब मिलकर काम करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट को उसको प्रोड्यूस करने में। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो हाल ही में हमने नेगेटिव लिस्ट को भी जारी किया था। मतलब कि क्या है, मतलब यह है कि हम लोग बहुत सारी कंट्री से अलग अलग सामान, अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करते थे। नाउ उन इक्विपमेंट्स को परचेज करना बंद करेंगे। हमने दिसंबर 2020 में एक लिस्ट निकाली थी, उसमें बोला था हमने 69 आइटम्स को हमने बैन कर दिया है। इसको हम लोग अब किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये हम अपने कंट्री के अंदर ही इनका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 2021 के अंदर भी बैन करेंगे हम लोग, दिसंबर 2022 के अंदर भी 4 करने वाले हैं बैन, और 2023 के अंदर 8 करेंगे। तो टोटल 101 आइटम्स को हम लोग एक तरीके से इंपोर्ट करना बंद करेंगे, जो कि हम आज के टाइम पर दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं। अब क्या होगा फिर, अब इन 101 आइटम्स को हम अपने कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे, और खुद बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसकी जो 41 फैक्ट्रीज है उनको खत्म कर यहाँ पर ये 7 नई कंपनीज बनाई गई हैं। ये कंपनीज मिलकर हमारे यहाँ डिफेंस प्रोडक्शन करने वाली हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। बात की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इनवाइट किया है भारत को। भारत यहाँ पर एक तरीके से बन सकता है। भारत यहाँ पर एक तरीके से आईईए का फुल मेंबर बनना चाहे तो बन सकता है। इस वजह से यहाँ पर इन्विटेशन मिला है। आपको मालूम होगा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं था। ये थोड़ा सा डिटेल्ड में है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में भारत को इन्वाइट कि भारत आकर इसका मेंबर बन जाए, लेकिन यहां पर कुछ बैकग्राउंड कवर करेंगे। भारत ऑलरेडी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर है, लेकिन ध्यान से सुनना, परमानेंट मेंबर नहीं है। भारत सिर्फ और सिर्फ एक एसोसिएट मेंबर है, मार्च 2017 में बना था। साथ ही साथ यहां पर 2021 में इंडिया ने यहां पर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ, और इसके साथ ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया ताकि जो हम अपने रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत कर सकें, कोऑपरेशन को बढ़ा सकें। नाउ फाइनली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, मतलब ये वाली जो बॉडी है, इसने सोचा कि अब हम लोग भारत को परमानेंट मेंबर बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसने इन्वाइट कर लिया भारत की, भारत आकर इसका फुल मेंबर बन जाए, लेकिन भारत ने अभी कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है कि हाँ हम लोग बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। ओके,
ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एग्जैक्टली क्या है। तो बेसिकली जो बॉडी है, ये जो बॉडी है इसके अंदर आपको 30 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगी और लगभग यहाँ पर अभी 4 कंट्रीज और ऐसी हैं जो कि मांग कर रही हैं कि हम लोग भी आईईए का मेंबर बनना चाहते हैं। वो 4 कंट्रीज कौन सी हैं? वो है चिली, कोलंबिया, इजराइल और लिथुआनिया। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पर आप कह सकते हो आईईए का जो भी मेंबर बनेगा, कोई भी कंट्री यहाँ पर इसका अगर मेंबर बनना चाहती है तो सबसे पहले उसको मेंबर होना पड़ेगा किसका? ओईसीडी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का। दूसरा क्वेश्चन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मतलब अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर बोला गया, जैसे भारत को यहाँ पर आईईए ने बुलाया कि भारत इसका मेंबर बन जाएगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पर क्या होगा? भारत को 90 दिन का अपने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व चाहिए। हमें यहाँ पर 90 दिन तक हमारे पास 90 दिन का ऑयल के भंडार होने चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। 90 दिन तक ऑयल रिजर्व्स हमारे होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। लेकिन भारत आज के टाइम पर करंट सिनेरियो कितना है? तो भारत के अंदर आज के टाइम पर करंटली 9.5 डेज का ही आपको ऑयल रिजर्व देखने को मिलेगा। तो इस समय यहाँ पर भारत एलिजिबल नहीं हो पाया है, ऐसा आप लोग देख सकते हो। तो एलिजिबल होने के लिए भारत को 90 दिन का अपने पास रिजर्व रखना होगा, उसके बाद यहाँ पर आईईए का मेंबर बन पाएगा। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चला है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया गया था 1974 में पेरिस, फ्रांस के अंदर। ये मेनली फोकस करता है एनर्जी पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है, डेवलपमेंटल एनर्जी के ऊपर काम करता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने की काम करता है। इसका मेन आज के टाइम पर फोकस ये है कि हम लोग जो कोयला है, ठीक, एक तरीके से उसको क्लीन एनर्जी में डेवलप कर सकें, कोयले को हम लोग एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकें। ये मेन फोकस रख रहा है आज के टाइम पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। मिशन क्या है मैंने आपको बता दिया। मिशन यही है, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करना चाहता है, इंश्योर करना चाहता है कि लोगों के पास क्लीन एनर्जी हो। उसके बाद यहाँ पर फोकस एरिया क्या है? वही वापस से एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी रेस्पेक्टिव्स, उसके बाद इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइज यहाँ पर क्या है ना, अभी आपका कुछ आर्टिकल रह गया है। वो आर्टिकल क्या है? एक सेकेंड। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो जीएस पेपर 3 के अंदर आएगा। यहाँ पर एक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। देखो, एक आर्टिकल आपका रह जाएगा, वो यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी वाला रह जाएगा, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। वीडियो लेंदी हो गया है, प्लस यहाँ पर बैटरी जा रही है लैपटॉप की, तो इस वजह से यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं फटाफट इसको रिकॉर्ड करता हूँ और इसको रिकॉर्ड कर यहाँ पर वीडियो को ऑफ करता हूँ। जो एक आर्टिकल आपका रह जाएगा वो यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। ओके, तो छोटा सा ही आर्टिकल है, वो भी इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, उसको हम कवर कर लेंगे, लेकिन जल्दी कवर करते हैं वरना लैपटॉप बंद होने वाला है। यहाँ पर बात की गई है एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में। जो ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसका 8th एडिशन यहाँ पर हुआ है इंडिया आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में। तो ध्यान से सुनना, किसके बीच में होता है? इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में ये मित्र शक्ति एक्सरसाइज देखने को मिलती है। और यहाँ पर इसका जो 7वां एडिशन है, मैंने जैसा बताया, ये अभी जो हुआ है ये 8वां एडिशन था, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो 7वां एडिशन भी यहाँ पर इसका हो चुका है। 7वां एडिशन हुआ था साल 2019 में। कहाँ पे हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये आप देख पाओगे, पीआईबी का आर्टिकल है कि इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति को कंडक्ट किया है। ये आप लोग देख पाओगे 4 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक यहाँ पर ये एक्सरसाइज है। कहाँ पर? कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा, ठीक है, ये आप देख पाओगे। उसके बाद क्या बोला गया? देखो, इस एक्सरसाइज के अंदर, इस अभ्यास के अंदर फोकस किया जाता है कि किस प्रकार से आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है, आतंकवाद को टैकल किया जा सकता है। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस रखने की कोशिश करी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई अभ्यास हो रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर आपस में कोऑपरेशन करती हैं, बहुत कुछ डिस्कशन करती हैं, अपनी यूनिक चीज़ें शेयर करती हैं। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, कोई भी अगर किसी कंट्री के साथ एक्सरसाइज हो रही है तो उससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के जो बायलैटरल रिलेशंस है वो ग्रो होते हुए नजर आते हैं। तो साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, ये तो हमने मित्र शक्ति के बारे में पढ़ा है, साथ ही साथ इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक और नेवल एक्सरसाइज होती है। कौन सी नेवल एक्सरसाइज? उसको हम लोग बोलते हैं स्लिनैक्स। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। फटाफट क्विज देखेंगे हम लोग, क्योंकि बैटरी ऑफ हो जाएगी तो यहाँ पर वीडियो रुक जाएगी, वीडियो खत्म ही हो जाएगी। क्विज को कवर करते हैं हम लोग, और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे इजीली अगर आपने वीडियो अच्छे से सुन लिया है तो। ईरान के अंदर कौन से मुस्लिम
मुस्लिम्स देखने को मिलते हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर कौन से मुस्लिम्स देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था, इसके बारे में आपको बताना है। चाइना ने टेस्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल, उसका नाम क्या है मिसाइल का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को डेडिकेट किया है, मतलब कि डीपीएसयूज को डेडिकेट कर दिया है। और यहां पर किस चीज़ के अंदर चेंजेस किए गए, किस चीज़ के अंदर रिस्ट्रक्चर किया गया है, वो आपको बताना है। मैंने भी आपको समझाया है, तो यहां पर आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा दूसरे वाले पॉइंट में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि हम लोग लगभग 40 साल पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व करेंगे। इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक तरीके से डिसॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ नया, मैंने आपको बता ही दिया है। बताओ ये कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड को डिसॉल्व कर कर कितने नए डीपीएसयूज बनाए जा रहे हैं। उसके बाद हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक कंट्री को इन्वाइट किया है, उस कंट्री का नाम बताना। ये वाला आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस अभी किया नहीं है, कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। छोटा सा एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर एट द लास्ट हमने डिस्कस किया 8वां ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ है, और मतलब ये जो एक्सरसाइज है उसका नाम है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति अभ्यास कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में देखने को मिला है, 8वां एडिशन हुआ है, तो ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो यहां पर इसके कुछ आंसर्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए थे, आंसर मत देखना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। साथ ही साथ मेंस का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हो। वो ये है, वाई सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिलेशंस थॉइंग फॉर नाउ, मतलब क्यों सऊदी अरेबिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो अभी मैंने आपको समझाया है, करंट सिनेरियो प्लस इंडिया का क्या रोल रहने वाला है, वो आप यहां पर डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो गाइज आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो को करेंगे समाप्त। और आई होप आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा है, नया सीखा है, जो कि आप लोग पहले कभी चीज़ें ये नहीं पढ़ पाए हो। आपको एयरप्लेन वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली होंगी। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।